फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन, कार्यात्मक पुनर्जीवन का महत्व। पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, खाद्य श्रृंखला, पोषक चक्र आदि को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यात्मक प्रजातियों को प्रस्तुत करके पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली करता है। जैव विविधता में वृद्धि, खाली निकेत नीच में जीवों को बसाकर जैव विविधता में वृद्धि करता है। संरक्षण का साधन, बीमारी प्रतिरोधकता या जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संरक्षण का एक साधन प्रदान करता है। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन के बारे में चिंताएं। पारिस्थितिकीय विघटन, डी एक्सटिंक्ट प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त प्रजातियों की भूमिका को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती हैं। साथ ही ये आक्रामक भी हो सकती हैं तथा मौजूदा पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ भी सकती हैं। आनुवंशिक परिवर्तन, यह आनुवंशिक रूप से मिलते जुलते जीव हैं, विलुप्त प्रजातियों का वास्तविक रूप में पुनर्जीवन नहीं है। नैतिक चिंताएं, डी एक्सटिंक्शन प्रक्रिया में गंभीर आनुवंशिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं या यह हो सकता है कि यह जीव वर्तमान पर्यावरण के लिए उपयुक्त न हो। संसाधनों पर दबाव, आलोचक यह तर्क देते हैं कि डी एक्सटिंक्शन परियोजनाओं पर खर्च किए गए संसाधनों को वर्तमान संकटों का सामना कर रहे मौजूदा संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। विनियमन का अभाव, डी एक्सटिंक्शन के लिए कोई स्पष्ट वैश्विक नैतिक या कानूनी ढांचे की कमी है। निष्कर्ष, कोलोसल बायोसाइंसेज द्वारा डायर वुल्फ जैसे जीवों को वापस लाना एक्सटिंक्शन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और समझ के लिए नए रास्ते खोलता है। साथ ही इसे अपनाने से पहले नैतिक, पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक नीतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना भी आवश्यक है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नवाचार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 5.5 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 5.5.1 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण MCADWM। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण MCADWM योजना को मंजूरी दी। MCADWM को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की एक उप योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। यह योजना 2025-2026 की अवधि में संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: खेतों तक जल पहुंचाना, अधिक कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के तहत लाना और खेतों में जल उपयोग दक्षता वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना। Would you like me to extract more pages from this document for you? MCADWM के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। उद्देश्य: सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके। प्रणाली: योजना के तहत स्थापित जल स्रोतों से अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइप के माध्यम से किसानों की 1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मजबूत मूल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। प्रौद्योगिकी: जल उपयोग की निगरानी, वाटर अकाउंटिंग और जल प्रबंधन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन SCADA, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। योजना के संभावित लाभ: खेतों की जल उपयोग दक्षता WUE में सुधार होगा, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जल उपयोग समितियों WUS को सौंपकर सहभागितापूर्ण कृषि को बढ़ावा मिलेगा। अगले 5 वर्षों तक जल उपयोग समितियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे किसान उत्पादक संगठनों FPOS जैसे आर्थिक संगठनों से जुड़ सकें। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित किया जा सके। 5.5.2 ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की। इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। TSTP ये सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे। इससे ये औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। TSTP को सार्वजनिक निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल PPPHAM के तहत 40% नगर पालिका वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया था। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड GMB के बारे में। ये ऐसी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें किसी नगर पालिका निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे गए हैं। ग्रीन बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूल एवं कम कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है। GMB का महत्व: सतत विकास,
निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी, ये अन्य बॉन्ड्स के साथ लागत प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर पूंजी प्रदान कर सकते हैं। Would you like me to extract more pages from this document for you? निवेशक आधार को व्यापक बनाना। घरेलू ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाने के समक्ष चुनौतियां। खराब राजकोषीय स्थिति, किसी नगरपालिका की राजकोषीय या वित्तीय स्थिति से उसके ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित होती है। आंतरिक क्षमता का अभाव, आंतरिक क्षमता में कमी का तात्पर्य घटती स्थानीय निकाय की आंतरिक विशेषज्ञता, उच्च विफलताओं एवं कार्यबल की विशेषज्ञता या कौशल क्षमता की कमी से है। अन्य चिंताएं, नगरपालिका बॉन्ड की मांग कम होना, इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की कमी, राजकोषीय अनुशासन की कमी, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी, ऐसे बॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होना आदि। 5.5.3 सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया। सिमिलीपाल भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क है। भितरकनिका ओडिशा का पहला नेशनल पार्क है। गौरतलब है कि सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2750 वर्ग किलोमीटर है। इसके 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह सिमिलीपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है। सिमिलीपाल वन के बारे में। अवस्थिति, सिमिलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र में स्थित है। बहने वाली प्रमुख नदियां बुधबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कन्हेरी और देव नदी। सिमिलीपाल को वन्यजीव अभयारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। नेशनल पार्क क्या होता है? परिचय। नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है जिसे उसकी पारिस्थितिकी, जीव जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य जीवों के वैज्ञानिक महत्व के कारण सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। हालांकि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति दी गई है। अधिसूचना। राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की जाती है। एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। Would you like me to extract more pages from this document for you? 5.5.4 गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। भौगोलिक। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों यानी मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार। इस अभयारण्य का वन खैराटियर गिर शुष्क पर्णपाती वन का हिस्सा है। नदी। इससे होकर चंबल नदी गुजरती है। बांध। यह अभयारण्य गांधी सागर बांध के कारण बने जलाशय के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। वृक्ष। सागौन, करंज, धावड़ा, तेंदू, पलाश आदि। वन्य जीव। जंगली कुत्ते, ढोल, चिंकारा, तेंदुआ, जेबिलिन, मगरमच्छ आदि। ऐतिहासिक। यह विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुजनाथ ताला शैलाश्रयों का हिस्सा है। 5.5.5 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) ने मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) स्थापना। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2023 में भारत ने शुरू किया था। संस्था का प्रकार। पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था। सदस्य 7 देशों निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनी और कंबोडिया ने इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य। 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण को बढ़ावा देना। इनमें से केवल 5 प्रजातियां
बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाई जाती हैं। समझौते के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: यह आईबीसीए सचिवालय और कर्मियों, परिसरों आदि को दिए जाने वाले वीजा, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों से संबंधित है। भारत आईबीसीए को 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान करेगा। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अन्य प्रयास: बाघों के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010। 13 टाइगर रेंज वाले सदस्य देशों ने टक्स 2 लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की थी। टक्स 2 लक्ष्य 2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। भारत प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन 2020 आदि। Would you like me to extract more pages from this document for you? 5.5.6 जियोपार्क नेटवर्क, ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क (GGN). यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को ने 11 देशों के 16 नए स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) में शामिल किया है। ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क यूनेस्को के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यह उन नैतिक मानकों की स्थापना करता है जिन्हें ग्लोबल जियोपार्क द्वारा अपनाया जाना चाहिए। GGN में शामिल किए गए प्रमुख जियोपार्क: कंबुला, चीन। यह किनलिंग तिब्बत पठार के किनारे स्थित है। इसमें बेहतर तरीके से संरक्षित प्राचीन मेसोजोइक ज्वालामुखी और पीली नदी शामिल हैं। माउंट पेंडू, उत्तर कोरिया। ये उस जगह स्थित है जहां लगभग 1000 ई में मिलेनियम विस्फोट हुआ था। मिलेनियम विस्फोट अब तक रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। उत्तरी रियाद, सऊदी अरब। तुवैक पर्वत के आधार पर स्थित ओबेरियन घाटी, वादी ओबेरियन एक झरना भंडार है। इस घाटी में प्राचीन प्रवाल मिट्टियों के पारिस्थितिक तंत्र भी मौजूद हैं। यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) के बारे में। उत्पत्ति: इसकी शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल जियोसाइंस एंड जियोपार्क्स प्रोग्राम (IGGP) के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी। जियोपार्क (UGGPs) ऐसे एकल व एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक महत्व के परिदृश्यों को संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है। प्रबंधन: इनका प्रबंधन राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त किसी विधिक निकाय द्वारा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन अवधि: UGGP का दर्जा स्थायी नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 4 साल में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अनिवार्य नेटवर्किंग: UGGPs के लिए GGN की सदस्यता अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति: वर्तमान में 50 देशों में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स हैं। भारत में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नहीं है। 5.5.7 गुजरात में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट, पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट इन गुजरात। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ETS) पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सफल रही है। इसकी वजह से प्रदूषण रोकथाम लागत में भी 10% से अधिक की गिरावट आई है। साथ ही इसमें शामिल उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं। सूरत ETS के बारे में एक नज़र। ये दुनिया का पहला बाजार है जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार किया जाता है। ये भारत की किसी भी तरह की पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना है। ETS की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई थी। उद्देश्य: प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना। Would you like me to extract more pages from this document for you? कार्यप्रणाली: यह बाजार से जुड़ी कैप एंड ट्रेड प्रणाली पर आधारित है। इस प्रणाली का उपयोग यूरोप में ग्रीन हाउस गैसों और चीन में कार्बन उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ETS निगरानी के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS) उपकरणों का उपयोग करता है। ट्रेडिंग: उद्योग NEML नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (ई-मार्केट्स) द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण परमिट की खरीद बिक्री करते हैं। भाग लेने वाली संस्थाओं को एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करनी होती है, जो उद्योग के आकार के अनुसार तय होती है। इन्फोग्राफिक: उत्सर्जन व्यापार तंत्र की कार्यप्रणाली। 1. सरकार कुल वायु प्रदूषण उत्सर्जन पर एक सीमा कैप निर्धारित करती है। 2. इसके बाद प्रदूषकों को उत्सर्जन अलाउंस, निर्धारित मात्रा में उत्सर्जन की परमिट आवंटित किए जाते हैं। 3. प्रदूषकों के बीच व्यापार की प्रक्रिया शुरू होती है। 4. यदि प्रदूषक अपने आवंटित अलाउंस से अधिक उत्सर्जन करता है तो उसे अतिरिक्त अलाउंस खरीदना पड़ता है। 5. यदि कोई प्रदूषक अपने आवंटित अलाउंस से कम उत्सर्जन करता है तो वो अतिरिक्त अलाउंस बेच सकता है। 6.
प्रदूषण परमिट की कीमत बाजार की मांग आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। 7. प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत को लागू किया जाता है। 5.5.8 वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। आईएमओ नेट जीरो फ्रेमवर्क विश्व का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है जो संपूर्ण उद्योग क्षेत्र में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और जीएचजी मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है। पोत परिवहन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है। मुख्य विशेषताएं: इसे जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय मारपोल के एनएक्सवीआई में शामिल किया जाएगा। एनएक्सवीआई जहाज़ों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है। मारपोल के बारे में। मारपोल एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। इसका उद्देश्य संचालन या दुर्घटना के कारण जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। इसे 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा अपनाया गया था। मारपोल को 6 एनेक्स में बांटा गया है। उद्देश्य 2050 के आसपास या उससे पहले शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। कार्यान्वयन: इसे अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा तथा 2027 से प्रभावी होकर अनिवार्य हो जाएगा। यह 5000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए अनिवार्य होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से कुल CO-2 उत्सर्जन का 85% उत्सर्जित करते हैं। Would you like me to extract more pages from this document for you? जहाज़ों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा। वैश्विक ईंधन मानक: जहाज़ों को अपनी वार्षिक जीएचजी फ्यूल इंटेंसिटी जीएफआई यानी प्रयुक्त प्रति ऊर्जा इकाई पर उत्सर्जित जीएचजी की मात्रा को समय के साथ कम करना होगा। वैश्विक आर्थिक उपाय: जिन जहाज़ों का उत्सर्जन तय जीएफआई सीमा से अधिक होगा उन्हें एमिशन यूनिट्स खरीदनी होंगी ताकि अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई की जा सके। जो जहाज़ शून्य या लगभग शून्य जीएचजी तकनीकों का उपयोग करेंगे उन्हें वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। आईएमओ नेट जीरो फंड: एक नया फंड बनाया जाएगा जिसमें उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि जमा की जाएगी। 5.5.9 वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। दूसरा, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित हुआ। सम्मेलन के बारे में: इस सम्मेलन का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजन किया। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, विश्व मौसम संगठन WMO जैसे अन्य यूएन एजेंसियां भी शामिल थीं। उद्देश्य: स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यवाहियों में तेजी लाना। सम्मेलन के मुख्य आउटपुट: 50 से अधिक देशों ने वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को 2040 तक 50% तक कम करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 5.5.10 बाकू टू बेलम रोड मैप: भारत ने विकसित देशों से 2035 तक जलवायु वित्त पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु बाकू टू बेलम रोड मैप पर फोकस होने की अपील की है। भारत के अनुसार इससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बाकू टू बेलम रोड मैप के बारे में: अजरबैजान के बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर पक्षकारों के 29वें सम्मेलन UNFCCC COP29 में इस नए वैश्विक वित्त पोषण लक्ष्य और इसके रोड मैप पर सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित होने वाले आगामी COP30 तक जलवायु वित्त पोषण के लक्ष्य को तय करना है। इस रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों को कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले और जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास पथ अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे। Would you like me to extract more pages from this document for you? 5.5.11
AIM-4 नेचर पहल, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन AIM-4 नेचर पहल शुरू की। AIM-4 नेचर पहल के बारे में। पूरा नाम AIM-4 नेचर एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन, प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना का संक्षिप्त नाम है। उद्देश्य: वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना। यह पहल वैश्विक जैव विविधता ढांचा GBF के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम से कम 30% खराब पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता निर्माण का लाभ उठाएगी। यह FAO के AIM-4 फॉरेस्ट्स कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है। 5.5.1.2 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, वल्चर कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर VCBC। पिंजौर, हरियाणा स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र VCBC से 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र VCBC पिंजौर के बारे में। उत्पत्ति: इसे वर्ष 2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज फंड द्वारा स्थापित किया गया था। साझेदार: इसे हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। लक्ष्य: गिद्धों की 3 प्रजातियों, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध को बचाना। अवस्थिति: बीर शिकरगाह वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा। उपलब्धि: इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई कि डाइक्लोफेनाक, एक गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा, गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण थी। 5.5.1.3 स्मॉल हाइव बीटल, SHB। स्मॉल हाइव बीटल एथिनामिडी को भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा गया। यह एक विदेशी या गैर स्थानिक बीटल है। स्मॉल हाइव बीटल के बारे में। मूल स्थान: उप सहारा अफ्रीका। अफ्रीका में यह कम नुकसान करता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही मचाता है। विशेषताएं: अंडाकार आकार, लाल भूरा रंग और लंबाई 5 से 7 मिलीमीटर तक होती है। इसका जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क के चरणों से गुजरता है। नुकसान: स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में प्रवेश करती हैं और अंडे देती हैं। इनके लार्वा संचित शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा जाते हैं और छत्तों में मल त्याग करते हैं, जिससे शहद अनुपयुक्त हो जाता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? पाँच दशमलव 5.1.4 अरल सागर, अरल सी। शोध से पता चला है कि अरल सागर के सूख जाने के बाद उसके बेसिन की भूमि उर्वर हो रही है, जो संभावित भूवैज्ञानिक बदलाव का संकेत है। अरल सागर के बारे में। इसके बारे में, ये कभी मध्य एशिया की एक बड़ी खारे पानी की झील थी। अवस्थिति: कजाखस्तान उत्तर और उज़्बेकिस्तान दक्षिण की सीमा पर अवस्थित है। इसे मुख्य रूप से अमू दरिया और सिर दरिया नदियों से पानी मिलता था। सूखने का कारण: सोवियत संघ के दौर में इन नदियों का पानी खेती के लिए मोड़ दिया गया, जिससे अरल सागर धीरे धीरे सूख गया। सूखने के बाद ये सागर खतरनाक अरलकुम रेगिस्तान में बदल गया है। आज ये क्षेत्र दुनिया के प्रमुख धूल उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? छः सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज। 6.1 कार्यस्थल ऑटोमेशन, वर्कप्लेस ऑटोमेशन। सुर्खियों में क्यों? प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां जनरेटिव AI सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही हैं, जिससे ग्राहक संपर्क और कार्यस्थल दक्षता में सुधार हो रहा है। हालांकि कर्मचारियों पर इसकी वजह से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कार्यस्थल ऑटोमेशन के बारे में। आशय: यह मानव के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग है। भारत और ऑटोमेशन। वित्त वर्ष 2029 तक भारत के औद्योगिक ऑटोमेशन बाजार का आकार $29.43 बिलियन तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत में कार्यस्थल ऑटोमेशन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक: बढ़ता डिजिटलीकरण और तकनीकी इनोवेशन में तेजी, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती श्रम लागत,
बुजुर्गों की बढ़ती आबादी आदि। कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ क्या हैं? कौशल अंतराल और उत्पादकता। एआई संचालित सिस्टम प्रबंधन कौशल एवं इसकी उपलब्धता के आधार पर कार्य सौंपते हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। यह कौशल की कमी को पहचानने और कौशल बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करता है। लैंगिक समानता और विविधता। ऑटोमेशन से भर्ती और प्रदर्शन मूल्यांकन में पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है। साथ ही यह व्यक्ति के सामाजिक स्तर के उत्थान को बढ़ावा दे सकता है। सुरक्षित कार्यस्थल। मशीनें खतरनाक और मानव के लिए कठिन कार्यों को कर सकती हैं। बेहतर कार्य जीवन संतुलन। नियमित कार्य के ऑटोमेशन से कर्मचारियों को अपनी निजी जिंदगी के लिए अधिक समय मिलता है। दोहराए जाने वाले कार्यों में कमी आने से मानसिक थकान और बर्नआउट में कमी आती है। बेहतर ग्राहक सेवा। ऑटोमेशन से सेवा में निरंतरता आती है और ग्राहकों के प्रश्नों का तेजी से समाधान होता है। कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां क्या हैं? बढ़ती आय असमानता। तारांकन कुछ ही लोगों को अधिक वेतन मिलना तथा रोजगार खोना। ऑटोमेशन का लाभ मुख्यतः उच्च कौशल वाले कर्मचारियों को मिलता है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2027 तक 69 मिलियन नई नौकरियां सृजित होंगी, जबकि 83 मिलियन नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। पुनः कौशल विकास में बाधाएं। डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक असमान पहुंच से सामाजिक आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती हैं। रोजगार में लैंगिक असमानताएं। ऑटोमेशन सबसे पहले लिपिक और सचिवीय भूमिकाओं, कम कौशल वाली नौकरियां का स्थान ले रहा है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है। यदि उन्हें फिर से प्रशिक्षित नहीं किया गया तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। Would you like me to extract more pages from this document for you? गिग वर्कर और नौकरी की अस्थिरता। ऑटोमेशन अनुबंध आधारित कम अवधि के रोजगार को बढ़ावा दे सकता है और विशेष रूप से प्लेटफॉर्म आधारित गिग अर्थव्यवस्थाओं में स्थायी रोजगार को कम कर सकता है। गिग वर्करों को ऑटोमेटेड प्रणालियों के साथ कार्य करते समय संगठनों से कोई सुरक्षा या सहायता नहीं मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य एवं वैधता पर असर। श्रमिकों पर निरंतर नजर रखने और एल्गोरिदम नियंत्रण जैसे कंप्यूटर ट्रैकिंग, रियल टाइम निगरानी से श्रमिकों में तनाव बढ़ सकता है और उनकी स्वायत्तता कम हो सकती है। इससे डिजिटल डिवाइसेस से लगातार जुड़े रहने के कारण थकान और बर्नआउट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लगातार ऑनलाइन जुड़े रहने का दबाव कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन और समय प्रबंधन को प्रभावित करता है तथा मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मानवीय निगरानी और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट। ऑटोमेटेड प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता कार्य में मानव के हस्तक्षेप को कम कर सकती है। इससे गलत निर्णय की आशंका बढ़ सकती है या सिस्टम के खराब होने पर सुरक्षा चूक की स्थिति पैदा हो सकती है। ये भी अनुमान है कि ऑटोमेशन धीरे धीरे स्वास्थ्य देखभाल सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निर्णय लेने में इंसान की जगह ले सकता है। समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्यस्थल ऑटोमेशन सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह। आय समानता सुनिश्चित करना। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा। ऑटोमेशन के कारण रोजगार छूटने को श्रम कानूनों के तहत शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का उद्देश्य सभी श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है। श्रमिक पुनर्कौशल निधि। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत छंटनी किए गए श्रमिकों को नए कौशल प्रदान करने के लिए नियोजकों द्वारा सहायता का प्रावधान है। न्याय संगत ऑटोमेशन। समावेशी नीतियों के माध्यम से पुरुष और महिला में बढ़ते भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करना। ओएसएच कानूनों को अपडेट करना। डिजिटल युग में सुरक्षित कार्यस्थल के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारत के कानूनों को आईएलओ कन्वेंशन संख्या 155 और 187 के अनुरूप करना चाहिए। रोबोटिक्स नियमों में संशोधन। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक माहौल बनाने के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानदंड लागू करने चाहिए। डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। कार्य के घंटों के बाद कर्मचारियों से कार्य की अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए ताकि डिजिटल बर्नआउट रोका जा सके। मानव केंद्रित एल्गोरिदमिक प्रबंधन। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उपकरण पारदर्शी, नैतिक और मानवीय निगरानी में हों। ऑटोमेटेड निर्णय से प्रभावित श्रमिकों के लिए स्पष्ट शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। जागरूकता और पर्यावरण। डिजिटल अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा ग्रीन ऑटोमेशन को बढ़ावा देना चाहिए। Would you like me to extract more pages from this document for you? निष्कर्ष। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऑटोमेशन से कार्यस्थल की सुरक्षा, समानता और कल्याण में कोई कमी नहीं आए। इसके लिए सहयोगात्मक, श्रमिक केंद्रित और दूरदर्शी सोच आवश्यक है। यदि प्रौद्योगिकी, नीति और मानवाधिकारों के बीच सही संतुलन स्थापित किया जाए तो ऑटोमेशन अधिक सतत, समावेशी और कर्मचारी अनुकूल कार्यस्थल बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उभरती प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए।
वीकली फोकस #80 उभरती प्रौद्योगिकी के एथिक्स। 6.2 संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स। 6.2.1 MOSPI ने भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डेटा रिपोर्ट जारी की। MOSPI रिलीज्ड वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। यह रिपोर्ट जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत में लैंगिक स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। जन्म के समय लिंगानुपात 2014-16 और 2018-20 के बीच शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 910, ग्रामीण क्षेत्रों 907 से अधिक हो गया था। यह शहरी क्षेत्रों की ओर महिला प्रवास में वृद्धि को दर्शाता है। स्वास्थ्य मातृ मृत्यु दर MMR 2015-17 में 122 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई। शिक्षा 2017 में पुरुष साक्षरता दर 84.7% और महिला साक्षरता दर 70.3% थी। केरल में सबसे कम लैंगिक साक्षरता अंतराल है, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक है। आर्थिक भागीदारी महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2017-18 की 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई। वित्तीय समावेशन सभी बैंक खातों में 39.2% महिलाओं के बैंक खाते हैं और वे कुल जमा में 39.7% का योगदान देती हैं। लीडरशिप की भूमिकाएं वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं की निदेशक मंडल में 28.7% हिस्सेदारी हो गई है, जो वित्त वर्ष 2020 में 26.7% थी। राजनीतिक भागीदारी महिला मतदान प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग रहा है। 2019 में ये 67.2% था, लेकिन 2024 में कुछ कम होकर 65.8% हो गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारत में 18-49 आयु वर्ग की लगभग एक तिहाई 31.9% विवाहित महिलाएं वैवाहिक हिंसा से पीड़ित होती हैं। कर्नाटक 48.4%, बिहार 42.5% और मणिपुर 41.6% में वैवाहिक हिंसा के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 6.2 AI किरण। AI किरण सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल AI किरण की शुरुआत की। AI किरण के बारे में उद्देश्य महिलाओं को इनोवेटर, चेंज मेकर और लीडर के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने हेतु एक जीवंत AI समुदाय को बढ़ावा देना। नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA का कार्यालय। फोकस क्षेत्र यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम क्षेत्रों में AI में प्रगति को आगे बढ़ाने वाली 250 से अधिक महिलाओं के योगदान को उजागर करने पर केंद्रित है। Would you like me to extract more pages from this document for you? किरण योजना के बारे में। किरण नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन एवं सशक्तिकरण करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। 6.2.3 IMF द्वारा जारी रिपोर्ट में सिल्वर इकोनॉमी पर जोर। IMF रिपोर्ट स्ट्रेसेस ऑन सिल्वर इकोनॉमी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि दर पूर्वानुमान को घटाकर 2.8% कर दिया गया है। इसे भारत के लिए 6.2% अनुमानित किया गया है। रिपोर्ट में स्वस्थ एजिंग आयु वृद्धि सुनिश्चित करने के पक्ष में नीतियां बनाने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। तीव्र वृद्धावस्था, घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण देश डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग की ओर संक्रमण कर रहे हैं। दुनिया की औसत आयु इस सदी के अंत तक 11 साल बढ़ने का अनुमान है। स्वस्थ एजिंग वर्ष 2022 में 70 साल के व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता वर्ष 2000 में 53 साल के व्यक्ति के समान पाई गई है। स्वस्थ एजिंग के लाभ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि। स्वस्थ एजिंग से 2025-50 तक वैश्विक औसत GDP में 0.4% की वृद्धि का अनुमान है। इसमें भारत का योगदान सबसे अधिक होगा। श्रम बल भागीदारी लक्षित स्वास्थ्य नीतियां वृद्ध श्रमिकों को अपनी श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने में मदद करती हैं। स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें। समग्र दृष्टिकोण
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए पेंशन सुधार, प्रशिक्षण और कार्यस्थल को अनुकूल बनाने वाले हस्तक्षेपों को लागू करना। श्रम बल भागीदारी अंतराल, बेहतर कार्य, जीवन संतुलन और किफ़ायती बाल देखभाल सुविधाओं के माध्यम से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। Would you like me to extract more pages from this document for you? सात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 7.1 भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया GHCI। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI का शुभारंभ किया। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI के बारे में। इसे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत शुरू किया गया है। उद्देश्य: इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन GH के उत्पादन के लिए बेहतर प्रमाणन प्रणाली तैयार करना है, जिससे पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी और बाजार में विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यह ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग, ऑन-साइट सत्यापन और प्रमाणन के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करने में मदद करेगा। क्रियान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाइड्रोजन उत्पादन की पद्धतियां, इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास का रूपांतरण, सत्यापन। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादकों को किसी मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन ACV एजेंसी से प्रतिवर्ष सत्यापन कराना होगा। ग्रीन प्रमाणन, यह तभी प्रदान किया जाएगा जब प्रत्येक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO_2 उत्सर्जन के बराबर या उससे कम हो। यह प्रमाणन गैर हस्तांतरणीय है और व्यापार योग्य नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन GH_2 क्या है? यह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं of H_2O- को हाइड्रोजन of H_2 और ऑक्सीजन of O_2 में विभाजित किया जाता है। इसका उत्पादन बायोमास के गैसीकरण गैसिफिकेशन की सहायता से भी किया जा सकता है। प्रमुख उपयोग: फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEVs, उद्योग, उर्वरक रिफाइनरी, परिवहन, सड़क, रेल आदि में। हाइड्रोजन के अन्य प्रकार: रंग, प्रकार, प्रक्रिया। स्रोत: काले ब्राउन हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण, कोयला, ग्रे हाइड्रोजन, मीथेन रिफॉर्मिंग, प्राकृतिक गैस, ब्लू हाइड्रोजन, CCUS के साथ रिफॉर्मिंग, जीवाश्म ईंधन, टर्क्वाइज हाइड्रोजन, पायरोलिसिस, मीथेन, पिंक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस, परमाणु ऊर्जा, येलो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस, सौर ऊर्जा, व्हाइट हाइड्रोजन, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, भूगर्भीय भंडार। Would you like me to extract more pages from this document for you? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM 2023 के बारे में। उद्देश्य: भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। योजना की अवधि: चरण I 2022-23 से 2025-26 और चरण 2 2026-27 से 2029-30। मुख्य घटक: निर्यात और घरेलू उपयोग बढ़ाकर ग्रीन हाइड्रोजन की मांग में वृद्धि करना। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट कार्यक्रम, इसमें इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। उर्वरक, मोबिलिटी, शिपिंग, विकेंद्रीकृत ऊर्जा उपयोग, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए पायलट परियोजनाओं को संचालित करना। ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास करना। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए विनियमन और मानकों का एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना। अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम। 2030 तक मिशन के अपेक्षित परिणाम: भारत हर साल कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। लगभग 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित होगी। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाने का अनुमान है। इससे 6 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हर साल 50 मिलियन मीट्रिक टन MMT तक कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 उत्सर्जन में कमी आएगी। निष्कर्ष: भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए बहुआयामी तरीका अपनाना आवश्यक है। इसमें उत्पादन लागत को कम करना,
इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए। नोट: राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुलाई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2 देखें। 7.2 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 7.2.1 गैर परमाणु हाइड्रोजन बम, नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट किया। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषताएं: रासायनिक अभिक्रिया: यह परमाणु सामग्री के बिना शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम मुख्य रूप से परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग हाइड्रोजन बम में ईंधन के रूप में रेडियोधर्मी हाइड्रोजन समस्थानिकों जैसे ड्यूटेरियम या ट्रिटियम का उपयोग किया जाता है। इस गैर परमाणु हाइड्रोजन बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया गया है। मैग्नीशियम हाइड्राइड एक चांदी जैसा पाउडर होता है जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल के रूप में कार्य करता है। प्रज्वलित होने पर इसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है जो तेजी से हवा के साथ मिल जाती है और विस्फोटक सीमा तक पहुंचने पर गैस प्रज्वलित हो जाती है। इससे एक स्वसतत दहन चक्र निर्मित होता है। विनाश का पैमाना: यह ट्राइनाइट्रोटोल्यून (TNT) के विस्फोट बल का केवल 40% ही उत्सर्जित करता है, लेकिन एल्यूमीनियम मिश्र धातु जैसी सामग्रियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करने में अधिक थर्मल डैमेज प्रदर्शित करता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? थर्मल डैमेज रेडियस: यह विस्फोट के केंद्र के निकट क्षेत्र में वो दूरी है जिसके भीतर ऊष्मा के कारण एक निश्चित स्तर का नुकसान होता है। इससे कम न्यूनतम प्रज्वलन ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसमें विकिरण उत्पन्न किए बिना तीव्र व निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। परमाणु बम बनाम हाइड्रोजन बम। मानदंड: परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम। अभिक्रिया का प्रकार: नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रक्रिया: इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है। विखंडन या तो स्वतः या न्यूट्रॉन के उपयोग के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु बमों से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रयोग किया जाने वाला ईंधन: यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ड्यूटेरियम व ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक। अभिक्रिया: न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम 235 पर प्रहार करने से वो टूटकर हल्के तत्वों में बदलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 7.2.2 जेवॉन्स पैराडॉक्स जेवन्स पैराडॉक्स। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने वैश्विक स्तर पर AI सिस्टम के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में जेवॉन्स पैराडॉक्स का जिक्र किया। जेवॉन्स पैराडॉक्स विरोधाभास के बारे में। इस विरोधाभास के अनुसार जो तकनीकी प्रगति किसी संसाधन के उपयोग को अधिक किफ़ायती या अधिक दक्ष बनाती है तो अक्सर वह उस संसाधन की मांग में वृद्धि का कारण बनती है। पृष्ठभूमि: इसका विचार पहली बार विलियम स्टेनली जेवॉन्स ने 1865 में दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि स्टीम इंजन अधिक कुशल हो जाएंगे तो ब्रिटिश फैक्ट्रियों में कोयले की खपत घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी क्योंकि कोयले का उपयोग अधिक सस्ता एवं आकर्षक हो जाएगा। AI के संदर्भ में जैसे जैसे AI प्रणालियां अधिक शक्तिशाली और सुलभ होती जाएंगी, ये संभावना है कि उनका उपयोग काफी बढ़ जाएगा। Would you like me to extract more pages from this document for you? 7.2.3 टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPU। गूगल ने हाल ही में अपनी 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPU लॉन्च किया। इसे आयरनवुड नाम दिया गया है। इसे AI मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। TPU के बारे में: यह एक विशेष प्रोसेसर है जिसे गूगल ने 2015 में विकसित किया था। ये एक एप्लीकेशन विशिष्ट एकीकृत सर्किट ASIC है, यानी किसी विशेष कार्य जैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए बनाया गया चिप है। TPU को टेंसर ऑपरेशन, मशीन लर्निंग मॉडल में उपयोग किए जाने वाले कोड डेटा स्ट्रक्चर को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। TPU के लाभ: AI वर्कलोड के लिए अनुकूलित, मशीन लर्निंग के लिए विशेष रूप से निर्मित TPUs AI कार्यों में CPUs और GPUs से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तीव्रता से प्रशिक्षण: TPUs कुछ घंटों में जटिल न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के बारे में। CPU यह सामान्य कार्यों के लिए एक प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के कई अलग-अलग काम संभालता है। इसमें आमतौर पर 2 से 16 कोर होते हैं। GPU CPU की तुलना में GPU अनुक्रमिक रूप से प्रोसेसिंग की बजाय समानांतर या साथ-साथ प्रोसेसिंग में तेज होता है। इससे ये ग्राफिक्स और AI मॉडल में बेहतर बन जाता है। 7.2.4 मिशन फ्रेम 2 मिशन FRAM-2 फ्रेम 2 नामक ये मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कई प्रयोग किए जाएंगे, जैसे अंतरिक्ष से एक्सरे लेना और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का प्रयोग करना। स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में। ध्रुवीय कक्षा वह होती है जब कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 10 डिग्री तक का विचलन भी ध्रुवीय कक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचाई। ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मौजूद निम्न पृथ्वी कक्षाएं होती हैं। महत्व। पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण कर सकता है। इसका उपयोग मौसम, मानचित्रण और जासूसी उपग्रहों के लिए किया जाता है। समस्या। ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ नहीं उठा सकता है। उपग्रह कक्षा। निम्न पृथ्वी कक्षा लियो। ऊंचाई 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आवेदन। सैटेलाइट इमेजिंग, कम्युनिकेशन, पृथ्वी प्रेक्षण, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान। विवरण। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी कक्षा में परिक्रमा करता है। उदाहरण। रिसैट-2B। Would you like me to extract more pages from this document for you? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO कक्षा। यह पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच होती है। ये भूमि उपयोग परिवर्तन, बर्फ पिघलने और मौसम के अध्ययन के लिए आदर्श होती है। ये एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक होते हैं। उदाहरण। भूप्रेक्षण के लिए हाइसिस। मध्यम पृथ्वी कक्षा MEO। यह पृथ्वी से 2000 से 36000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच होती है। यह नेविगेशन उपग्रहों और टेलीफोन नेटवर्क के लिए आदर्श होती है। MEO में मौजूद उपग्रहों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी पथ की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण। यूरोपीय गैलीलियो प्रणाली। भूस्थिर कक्षा GEO। ऊंचाई 35786 किलोमीटर। उपयोग। दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS आदि। यह कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है और उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा में गमन करते हैं। उदाहरण। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली INSAT। 7.2.5 आर्यभट्ट सैटेलाइट आर्यभाटा सैटेलाइट। भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट ने प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे किए। आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में। कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट लियो। इस सैटेलाइट का निर्माण इसरो ने एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, वायुमंडलीय विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स में प्रयोग करने के लिए किया था। इस सैटेलाइट का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। इसे 1975 में सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से बाइकोनूर प्रक्षेपण केंद्र, वर्तमान रूस से प्रक्षेपित किया गया था। इसने भारत को अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का 11वां देश बना दिया था। Would you like me to extract more pages from this document for you? 7.2.6 विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया। इसके तहत एक नया हाइड्रोफोबिक ग्राफीन आधारित पदार्थ विकसित किया गया है। यह पदार्थ जल विलवणीकरण में सहायक हो सकता है। ताजे पानी का संकट। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी केवल 3% उपलब्ध ताजे पानी पर निर्भर है। इस 3% ताजे पानी में से केवल 0.06% ही आसानी से सुलभ है। विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं। मानदंड। थर्मल प्रौद्योगिकी, मेब्रेन प्रौद्योगिकी। सिद्धांत।
इसमें खारे पानी को गर्म करके उसके संघनित वाष्प को एकत्र कर शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जाता है। जल में घुले ठोस पदार्थों को हटाने के लिए जल को पंप के जरिए अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन झिल्ली से होकर गुजारा जाता है। उपश्रेणियां, प्रक्रियाएं: मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन, मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन, वेपर कंप्रेशन डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल EDEDR आर रिवर्स ऑस्मोसिस RO। गुण: लवणता की सघनता को अधिकतम कम करने की क्षमता, मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी की तुलना में कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, पर्यावरण अनुकूल AD रसायनों की आवश्यकता को समाप्त करता है, कम जगह की आवश्यकता। अवगुण: पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों कोयला का उपयोग, उच्च लागत, मेम्ब्रेन में फाउलिंग की समस्या और नियमित रखरखाव, TDS या रोगाणुओं को पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण: लक्षद्वीप, कवरत्ती, मिनिकॉय और अगाती में LTTD संयंत्र, चेन्नई समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र, तमिलनाडु, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा। Would you like me to extract more pages from this document for you? 7.2.7 बैटेकोमोन बैटकोमोन। बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग का संक्षिप्त नाम बैटेकोमोन है। यह भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु में विकसित किया गया है। बैटेकोमोन के बारे में: यह एक स्वचालित प्रणाली है जो रियल टाइम में चमगादड़ों की आवाज़ का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। यह बैट डिटेक्टर के रूप में कार्य करती है, जो एक विशेष रिकॉर्डिंग उपकरण है। यह प्रणाली कीटभक्षी चमगादड़ों की अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन कॉल या आवाज़ को मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनियों में परिवर्तित कर सकती है। इसमें रास्पबेरी पाई माइक्रोप्रोसेसर और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम का उपयोग किया गया है, जो इकोलोकेशन कॉल्स के माध्यम से चमगादड़ों की प्रजातियों का पता लगाने और उन्हें पहचानने में मदद करता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? 8. संस्कृति कल्चर। 8.1 भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ भगवद गीता एंड नाट्यशास्त्र। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड MOW कार्यक्रम के बारे में। शुरुआत: यह कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। उद्देश्य: दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासत, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज के संरक्षण की सुविधा प्रदान करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो संघर्ष और या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं, इन्हें सभी के लिए सुलभ बनाना, विश्व भर में इन विरासतों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के तहत उपलब्ध विरासतों को मानव जाति की धरोहर माना जाता है। इनके माध्यम से हम अतीत से सीख सकते हैं, अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और स्थायी स्मृतियों से प्राप्त सबक के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति IAC यूनेस्को को संपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन पर सलाह देने वाली प्रमुख संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में 14 सदस्य होते हैं जो व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं और जिनकी नियुक्ति यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा की जाती है। वर्तमान स्थिति: 1995 से अब तक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में कुल 570 दस्तावेजी विरासतों को सूचीबद्ध किया गया है। 2025 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में 74 नई दस्तावेजी विरासतों को सूचीबद्ध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के अलावा यूनेस्को ने 100 से अधिक देशों में 4 क्षेत्रीय रजिस्टर और राष्ट्रीय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड समितियों की स्थापना करने में सहायता की है। भगवद गीता के बारे में परिचय: इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। यह महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23-40 का हिस्सा है। भगवद गीता प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक केंद्रीय ग्रंथ है, जो निरंतर और सजीव रूप में अलग अलग दर्शनों जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन और चारवाक का समन्वय करता है। इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में संकलित किया गया है। युद्ध से पहले अर्जुन मोह और विषाद से ग्रस्त हो गए थे। तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म के फल की आसक्ति, निष्काम कर्म के बिना अपने कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं, चाहे वो फल अच्छा हो या बुरा। गीता में जीवन पथ के 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ये तीनों मार्ग आध्यात्मिक साधना के तरीके हैं जो व्यक्ति के जीवन और आत्मिक उन्नति के लिए बताए गए हैं।
Would you like me to extract more pages from this document for you? भगवद गीता के बारे में अन्य मुख्य तथ्य। गीता में भक्ति की महत्ता बताई गई है। असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता से प्रेरित थीं। नाट्यशास्त्र के बारे में। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। इसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संकलित किया गया था। नाट्यशास्त्र नाट्यवेद का सार है। ये नृत्य कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स का मौलिक ज्ञान ग्रंथ है, जिसमें 36,000 श्लोक हैं। इसे नाट्यवेद के नाम से भी जाना जाता है। नाट्योपत्ति का अर्थ है नृत्य कला का उद्भव। यह नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा से संबंधित है। इसमें कला की उत्पत्ति और पृथ्वी पर इसके आगमन का पौराणिक विवरण है। कथा में बताया गया है कि नाट्यशास्त्र का निर्माण सभी 4 वेदों, पाठ्य या स्वर पाठ, ऋग्वेद, संगीत सामवेद, अभिनय या प्रदर्शन, यजुर्वेद और रस या भावनाएं अथर्ववेद के सार से हुआ है। इसलिए नाट्यशास्त्र को अक्सर पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें नाच, अभिनय, रस, भाव और संगीत आदि को परिभाषित करने वाले नियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उद्देश्य: दर्शकों में रस, भावनात्मक आनंद की अनुभूति कराना। यह भारत में वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण पर उपलब्ध सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियां: गुटनिवेश आंदोलन की पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार 2023, अभिनव गुप्त 940-1015 ई, उनकी कृतियों की पांडुलिपियों का संग्रह 2023, मैत्रेयकरण और लिखित पांडुलिपि 2017, शांतिनाथ चरित 2013, लघुकाल चक्रतंत्र राजटिका विमल प्रभा 2011, तारीख़ खानदान तैमूरिया 2007, ऋग्वेद 2005, पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि 2003, INS, तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह 1997। Would you like me to extract more pages from this document for you? आठ दशमलव 2 सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन -IVC। सुर्खियों में क्यों? एक नई रेडियोकार्बन स्टडी में मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाणकालीन कृषि बस्ती है। अन्य संबंधित तथ्य: प्रारंभ में शोधकर्ताओं ने मेहरगढ़ में कृषि गतिविधि का समय निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति से जली हुई लकड़ी के अवशेषों की तिथि ज्ञात की थी। हालांकि लकड़ी का चारकोल ऐसा पदार्थ है जो वास्तविक घटना की तिथि से कई सदियों पुराना हो सकता है। इसलिए शोधकर्ताओं ने नई पद्धति अपनाई। नई शोध टीम ने जली हुई लकड़ी की बजाय दांतों के इनेमल में मौजूद कार्बन से तिथि निर्धारित की। इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु का वास्तविक समय पता चल जाता है और ये अवशेष आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होने की संभावना भी कम होती है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय नवपाषाणकालीन प्रयोग और विकास की एक लंबी अवधि के परिणाम के रूप में माना जाता है, इसलिए यह नवीन अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता IVC में कृषि की शुरुआत की टाइमलाइन को भी आगे बढ़ाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि। प्रारंभिक शिकारी संग्राहक समुदायों की मौसम के अनुसार गतिशीलता धीरे धीरे एक अधिक स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली में बदल गई। पहले ये समुदाय अपने निर्वाह के लिए जंगली पौधों और जंगली जानवरों पर निर्भर थे। बाद में इन्होंने फसल उगाना और पशुपालन शुरू किया, जो मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। सिंधु घाटी और आसपास के क्षेत्रों में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से प्रारंभिक कृषि पद्धतियों के ठोस प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि अनाज भंडारण गृह, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियां और सजावटी कलाकृतियों की खोज। उगाई जाने वाली फसलें। गेहूं और जौ मुख्य रबी फसलें थीं, जबकि सरसों, तिल, कपास, खजूर और दालें खरीफ फसलों के रूप में उगाई जाती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से गेहूं के साथ मटर, जबकि जौ के साथ चने भी मिले हैं। चावल। चावल की खेती के साक्ष्य केवल लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, वहीं रंगपुर से चावल की भूसी पाई गई है। दालें, मूंग, उड़द और कुल्थी विभिन्न स्थलों एवं कालावधि में उगाई जाती थीं, जबकि मसूर के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। तिलहन, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, भूरी सरसों, पीली सरसों तथा ब्रैसिका जुन्सिया सरसों के साक्ष्य चन्हुदड़ो एवं सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। कपास। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली कपास उत्पादक सभ्यता थी। कपास के लिए बेबीलोनियन और ग्रीक नाम क्रमशः सिंधु और सिंदोन इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कपास की उत्पत्ति सिंधु घाटी में हुई थी।
मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े और 24 लड़ी फोल्ड वाले धागे के अवशेष मिले हैं। फल, बेर, जुजूब के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। खजूर के बीज नौरंग और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। अंगूर के बीज मेहरगढ़, नौरंग और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अनार और पीपल का फल हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। Would you like me to extract more pages from this document for you? कृषि तकनीकें और उपकरण। हल, हड़प्पा वासियों ने संभवतः हल की तकनीक सुमेरियन सभ्यता से सीखी थी। वे लकड़ी के हल का उपयोग करते थे, जो समय के साथ लकड़ी के सड़ने के कारण नष्ट हो गए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टेराकोटा हल मॉडल उनके डिज़ाइन को दर्शाते हैं, हालांकि उनमें हैंडल नहीं है। पहिएदार गाड़ियाँ, ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियाँ खेत की उपज जैसे सामान को ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। यह पशु शक्ति और पहिए की तकनीक को दर्शाता है। हड़प्पा और चन्हुदड़ो से बैलगाड़ियों के कई कांस्य मॉडल पाए गए हैं। हड़प्पा में गाड़ियों के पहियों के निशान, कार्ट रट्स भी पाए गए हैं, जो उनके उपयोग को प्रमाणित करते हैं। फसल पैटर्न, कालीबंगा में उत्खनन से ग्रिड पैटर्न वाले एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जहां मिश्रित फसल जैसे सरसों और चना उगाई जाती थी। यह संभवतः विश्व में हल से जुताई वाले खेत का सबसे पहला साक्ष्य है। सैडल माइनस क्वर्न, अवतल चक्की, जिसे आधुनिक सिल और बट्टे का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक टेराकोटा मूर्ति में एक महिला को आटा गूंथते हुए दिखाया गया है। यह प्रथा, यानी हाथ से पत्थर पर पीसने की विधि, जो सैडल क्वर्न जैसी है, आज भी भारतीय घरों में सिल और बट्टे के रूप में मौजूद है। फसल सुरक्षा, हिरण, जंगली सूअर, तोते जैसे जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। हड़प्पा स्थलों पर पाए गए टेराकोटा गोफन गुलेल की गेंदों से पता चलता है कि किसान गुलेल का उपयोग जंगली जानवरों और पक्षियों को भगाने के लिए करते थे। यह तरीका आज भी उत्तरी भारत के ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। भूमि और सिंचाई पद्धतियाँ। खेत मुख्य रूप से नदी के किनारे स्थित थे, जहां सिंचाई के लिए मौसमी बाढ़ का लाभ उठाया जाता था। रबी की फसलें बाढ़ के बाद बोई जाती थीं, जबकि खरीफ की फसलें बाढ़ की शुरुआत में बोई जाती थीं और इसके समाप्त होने पर काट ली जाती थीं। कृत्रिम सिंचाई, बांध, नहरें व कुएं से जल भरकर विशेषकर शुष्क मौसम के दौरान खेतों की सिंचाई करने में सहायता मिलती थी। निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी मजबूत कृषि व्यवस्था पद्धति के कारण सदियों तक फलती फूलती रही। उसकी उन्नत कृषि पद्धति ने विकसित शहरों, सुंदर कला और व्यापक व्यापार नेटवर्क का समर्थन किया। यह कृषि सफलता ही थी जिसने उन्हें मानव इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम बनाया। Would you like me to extract more pages from this document for you? आठ दशमलव तीन वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह सुर्खियों में क्यों? इस वर्ष वाइकोम सत्याग्रह की आधिकारिक तौर पर वापसी की शताब्दी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वाइकोम सत्याग्रह को 30 नवंबर 1925 को वापस ले लिया गया था। अन्य संबंधित तथ्य। वाइकोम सत्याग्रह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुई थी। त्रावणकोर और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर W.H. पिट के बीच विचार विमर्श के बाद सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। वाइकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन था। इस आंदोलन ने विशेष रूप से निम्न जातियों, अवर्णों को वाइकोम के शिव मंदिर के चारों ओर की सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने से रोकने वाले निषेध का विरोध किया। निषेधात्मक आदेशों के कारण किसी जुलूस की बजाय प्रतिदिन 3 स्वयंसेवकों को सड़क पर भेजकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। प्रारंभ में 3 युवक गोविंद पनिक्कर, नायर, बहुलेयन एजवा और कुंजप्पू पुलिया मंदिर की ओर जाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़े। उन्हें तुरंत रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्रम प्रतिदिन चलता रहा, जब तक कि पुलिस ने गिरफ्तारी करना बंद नहीं कर दिया और इसके बजाय पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी। इसके बाद सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण विरोध के तरीके अपनाए, जैसे सड़कों को अवरुद्ध करना, शांत प्रदर्शन करना और सभाएं आयोजित करना। मंदिर के पास अलग अलग जातियों के स्वयंसेवकों को आश्रय देने के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, जिससे सामाजिक एकता को बल मिला। इस सत्याग्रह को पंजाब के अकालियों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों के ईसाई और मुस्लिम नेताओं का भी व्यापक समर्थन मिला। प्रमुख नेतृत्व। मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एजवा नेता टी.के. माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी के एक संपादकीय के माध्यम से उठाया था। उनके प्रयासों के कारण जनवरी 1924 में अस्पृश्यता विरोधी समिति AUC का गठन हुआ। इसमें K.P. केशव मेनन और K. केलप्पन, जिन्हें केरल का गांधी कहा जाता है, जैसे अन्य जाति विरोधी सुधारवादी भी शामिल थे।
केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने अस्पृश्यता निरोध को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए एक संकल्प पारित किया था। इस समिति की अध्यक्षता के केलप्पन ने की थी। जब आंदोलन के प्रमुख नेता जेल में थे, तब जॉर्ज जोसेफ ने कुछ समय के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने पेरियार से सत्याग्रह का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। ईवी रामासामी नायकर पेरियार ने सरकारी प्रतिबंधों की अवहेलना की, सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया और 2 बार जेल गए। उन्हें वाइकोम वीरर के नाम से भी जाना जाता है। गांधी ने मार्च 1925 में वाइकोम का दौरा किया, सार्वजनिक बैठकों की, महारानी से मुलाकात की और नंबूदरी पुजारियों से वार्ता की। Would you like me to extract more pages from this document for you? वाइकोम सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर भागीदारी दिखाई। नागम्मई, पेरियार की पत्नी, एमआर कन्नम्मा और भारथम सत्याम्बाई फेल्लम ने मंदिर के चारों ओर प्रतिबंधित सड़कों में प्रवेश के लिए बैरिकेड हटाने का प्रयास किया। इसके अलावा कस्तूरबा नारायणी टी.के. माधवन की पत्नी ने देशाभिमानी में लेख लिखकर आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया। अन्य प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने सत्याग्रह का समर्थन किया: सी. राजगोपालाचारी, श्री नारायण गुरु, स्वामी श्रद्धानंद आदि। सत्याग्रहियों के समक्ष चुनौतियां। रूढ़िवादी प्रतिरोध। वाइकोम सत्याग्रह में उच्च जाति के हिंदुओं और मंदिर अधिकारियों ने सत्याग्रहियों पर हिंसक हमले किए। उन्हें मारा पीटा गया और उनकी आंखों में जलनकारी पदार्थ डाले गए। वित्त पोषण और मनोबल संबंधी चुनौतियां। सत्याग्रहियों की लगातार गिरफ्तारियों और धन की कमी ने आंदोलन को प्रभावित किया तथा आंदोलनकारियों के मनोबल की कठिन परीक्षा ली। आंतरिक मतभेद। सत्याग्रह के तरीकों को लेकर गांधी जी और श्री नारायण गुरु के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। बाढ़। आंदोलन के दौरान एक गंभीर बाढ़ आ गई थी, जिससे सत्याग्रहियों को कमर तक पानी में खड़ा रहना पड़ा, जबकि पुलिस नावों में बैठकर पहरा दे रही थी। वाइकोम सत्याग्रह का महत्व। आंशिक सफलता। नवंबर 1925 मंदिर की 4 में से 3 सड़कों को सभी के लिए खोल दिया गया था, जिसमें एजवा और अस्पृश्य भी शामिल थे। मंदिर की चौथी सड़क को केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित रखा गया था। दीर्घकालिक प्रभाव। इस आंदोलन ने त्रावणकोर में 1936 के मंदिर प्रवेश अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रीय महत्व। इस आंदोलन ने पूरे भारत का ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे अस्पृश्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना कहा था। सांप्रदायिक सद्भाव। इस आंदोलन ने सवर्णों, अवर्णों, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। गांधीवादी सिद्धांत। इस आंदोलन ने सत्याग्रह की प्रभावशीलता को एक अहिंसक सामाजिक सुधार के उपकरण के रूप में सिद्ध किया। निष्कर्ष। वाइकोम सत्याग्रह भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर था, जिसने सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता आंदोलन से और दृढ़ता से जोड़ा। Would you like me to extract more pages from this document for you? 8.4 सुर्खियों में रहे व्यक्ति। सर चेत्तूर शंकरन नायर, 1857-1934। परिचय। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और राजनेता सर चेत्तूर शंकरन नायर को याद किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेज़ों और विशेष रूप से पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर के खिलाफ कानूनी लड़ाई का नेतृत्व भी किया था। उल्लेखनीय है कि माइकल ओडवायर के खिलाफ उनकी साहसिक कानूनी लड़ाई हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केसरी पार्ट 2 का केंद्र बिंदु है। पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन। जन्म। उनका जन्म 1857 में केरल के पालक्काड जिले में हुआ था। शिक्षा। 1877 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में कला की पढ़ाई की थी और 1879 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। करियर। 1897 में अमरावती अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। 1900 में वे मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने थे। 1908 तक सरकार के महाधिवक्ता रहे थे। 1908 से 1915 तक वे मद्रास हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश भी रहे थे। 1915 में वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। 1920-21 में वे लंदन में भारत के सचिव के लिए सलाहकार रहे थे। 1925 में भारतीय राज्य परिषद के सदस्य रहे। 1928 में साइमन कमीशन के साथ सहयोग हेतु गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। सम्मान। 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1912 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। साहित्यिक योगदान।
1919 में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर लिखे दो प्रसिद्ध मिनट्स ऑफ डिसेंट, गांधी एंड अनार्की 1922, मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल आदि। मृत्यु, उनकी मृत्यु 1934 में मद्रास में हुई थी। प्रमुख योगदान: ऐतिहासिक निर्णय, बुद्धमा बनाम फातिमा बी 1914 में उन्होंने हिंदू धर्म में धर्मांतरण को वैध ठहराया था और यह निर्णय दिया था कि ऐसे धर्मांतरित लोगों को बहिष्कृत नहीं माना जा सकता। जलियांवाला बाग के लिए न्याय, 1919 के नरसंहार में माइकल ओडवायर की भूमिका के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट और साहसिक रुख अपनाया था तथा उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। सामाजिक सुधार, नस्लीय नीति और राष्ट्रीय अपमान के रूप में असमानता की निंदा करते हुए उन्होंने पूर्ण समानता का समर्थन किया था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उन्होंने पहले चरण में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया था और माना कि दूसरे चरण में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए। उदारवादी राजनीति, उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की आलोचना भी की तथा शांतिपूर्ण संवैधानिक सुधारों के माध्यम से प्रगति का समर्थन किया। महिला अधिकारों के पक्षधर, उन्होंने 1920 में साउथबरो समिति में भारत की ओर से गए प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में हीराबाई टाटा और मृणालिनी लेले भी थीं। उन्होंने भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने की वकालत की थी। Would you like me to extract more pages from this document for you? प्रमुख मूल्य: साहस, सर चित्तूर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नीतिपरायणता, उन्होंने इंग्लैंड में माइकल ओडवायर से मानहानि का मुकदमा हारने के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया था और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। देशभक्ति, वे एक प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को उजागर भी किया था। प्रतिबद्धता, वे भारत के स्वशासन के अधिकार में दृढ़ विश्वास करते थे। जब वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। दूरदर्शिता, समाज में व्यापक स्वीकृति मिलने से बहुत पहले ही उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों का समर्थन किया था। निष्कर्ष: सर नायर के विचार आज भी न्याय, साहस, समर्पण और सत्य के पक्ष में दृढ़ संकल्प के आदर्शों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जो न्याय की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। नरसंहार, 13 अप्रैल 1919। ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा सभा पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। यहां दो प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। इनमें एक प्रस्ताव 10 अप्रैल को हुई गोलीबारी की निंदा करने वाला था और दूसरा प्रस्ताव अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का अनुरोध करने वाला था। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। नरसंहार के बाद की स्थिति। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया। अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी या हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसने जनरल डायर की कार्रवाई की निंदा की, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मार्च 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडवायर की हत्या कर दी थी। गांधी जी ने इस हत्या की निंदा करते हुए इसे पागलपन का कृत्य कहा था। Would you like me to extract more pages from this document for you? 8.5 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 8.5.1 बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेतक एजीआई टैग प्रदान किया गया। बनारसी शहनाई के बारे में। यह एक भारतीय सुशिर वाद्य यंत्र है। यह ओबो वाद्य यंत्र के समान है। इसकी सतह पर 7 छेद होते हैं। शहनाई का संबंध देश के मंदिर संगीत से है। अधिकांश भारतीय विवाहों में शहनाई वादन शुभ माना जाता है। इसे वैश्विक पहचान महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से मिली। बनारसी तबले के बारे में। बनारस तबला घराने का विकास 200 साल पहले सुविख्यात पंडित राम सहाय ने किया था। बनारस घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत में 6 प्रमुख तबला घरानों में से एक है। प्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। 8.5.2 कन्नडिप्या जनजातीय शिल्प, कन्नडिप्या ट्राइबल क्राफ्ट। कन्नडिप्या भौगोलिक संकेतक ओजीआई टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है। कन्नडिप्या के बारे में। ये एक सुंदर बुनी हुई चटाई है। इसे मिरर मैट, दर्पण चटाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट में विशेष परावर्तक पैटर्न होता है।
ये चटाई रीड बांस की कोमल भीतरी परतों से बनाई जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये सर्दियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक प्रदान करती है। 8.5.3 फसल कटाई उत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। भारत के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक फसल कटाई उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद के रूप में मनाए जाते हैं। भारत में पारंपरिक फसल उत्सव बैसाखी, पंजाब, ये रबी फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भांगड़ा और गिद्धा नृत्य किए जाते हैं। विशु, केरल और तमिलनाडु, ये त्योहार वसंत विषुव, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, का प्रतीक है। पोइला बोईशाख, पश्चिम बंगाल, इस दिन व्यापारी नए वित्त वर्ष की शुरुआत नए खातों को खोलकर करते हैं, जिसे हाल खाता के नाम से भी जाना जाता है। अन्य प्रमुख उत्सव बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, असम, पुथांडु, तमिलनाडु, मकर संक्रांति, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लोहड़ी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पोंगल, तमिलनाडु आदि। 8.5.4 पद्म पुरस्कार पाडमा अवार्ड्स। भारत के राष्ट्रपति ने सिविल इन्वेस्टिचर समारोह आई में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पद्म पुरस्कारों के बारे में, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाते हैं। Would you like me to extract more pages from this document for you? आठ दशमलव पाँच संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स। 8.5. पद्म पुरस्कारों की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्मश्री - विशिष्ट सेवा के लिए। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं जहां सार्वजनिक सेवा का कोई तत्व शामिल हो। पद्म पुरस्कारों का इतिहास 1954 में प्रारंभ किए गए थे। 1978-79 और 1993-97 के दौरान पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया। नामों की सिफारिशें पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आम लोग भी किसी व्यक्ति के नाम का सुझाव दे सकते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के नाम की सिफारिश नहीं कर सकता। ये कोई उपाधि टाइटल नहीं है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकता। Would you like me to extract more pages from this document for you? नौ नीतिशास्त्र एथिक्स। 9.1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। परिचय। डिजिटल युग ने न केवल वाणिज्य को बल्कि लोगों की पहचान और मूल्यों को गढ़ने के तरीकों को भी नया रूप दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब लोगों की इच्छाओं और व्यवहारों को आकार देने के शक्तिशाली साधन बन गए हैं। कभी कोई कंटेंट सामान्य रूप से फिटनेस टिप्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स के रूप में शुरू होता है, वो अक्सर आकांक्षा, चतुराई से किए गए सूक्ष्म हेरफेर और उपभोक्तावाद का मिश्रण बन जाता है। वास्तविक राय और सशुल्क प्रचार के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उद्योग के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2026 तक 3,375 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका। सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना। इन्फ्लुएंसर मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी और महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। भारत के #MeToo आंदोलन ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न को उजागर किया और सुधारों को बढ़ावा दिया। सचेत उपभोक्तावाद। उपभोक्ता अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का विरोध कर रहे हैं। इसे डी-इन्फ्लुएंसिंग कहा जाता है। इस ट्रेंड में इन्फ्लुएंसर सोच समझकर खर्च करने को बढ़ावा देते हैं और अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह देते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान। इन्फ्लुएंसर लैंगिक समानता को चुनौती देते हैं और हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज़ों को उठाते हैं। इससे स्वीकृति और जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। सूचनाओं की उपलब्धता। अधिकारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का उपयोग अपडेट्स, करियर टिप्स और सार्वजनिक योजनाओं को साझा करने के लिए कर सकते हैं।
इससे शासन और नागरिकों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। इन्फ्लुएंसर संस्कृति से जुड़े नैतिक मुद्दे। विवेकहीन उपभोग। इन्फ्लुएंसर अक्सर उत्पादों की आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के रूप में बेचते हैं। इससे भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है और ये मितव्ययिता को कमजोर करता है। यह गांधीवादी नैतिकता के आत्मसंयम के विपरीत है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, और सामाजिक स्तर पर तुलना का विचार करके इन्फ्लुएंसर खासकर युवाओं के बीच तत्काल उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता और सूचित निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। जवाबदेही की कमी। कई इन्फ्लुएंसर अनौपचारिक राय बनाने वाले नेताओं के रूप में कार्य करते हैं, हालांकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जिससे उपभोक्ता गलत सूचनाओं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। बेईमानी। कंटेंट की चोरी करना या प्रायोजित पोस्ट को स्पष्ट रूप से न बताना बौद्धिक संपदा का अनादर और फॉलोअर्स के साथ धोखा है। यह नैतिक एवं कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करता है। गोपनीयता का उल्लंघन। कई इन्फ्लुएंसर उपयोगकर्ताओं के डेटा को उचित सुरक्षा उपायों के बिना एकत्र और हैंडल करते हैं। इससे गंभीर नैतिक और कानूनी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान। ऑनलाइन आदर्श जीवन शैली व्यग्रता, आत्मसम्मान में कमी और असंतोष को बढ़ावा देती है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखें तो ये सामूहिक कल्याण को कम करता है। इन्फ्लुएंसर जवाबदेही के लिए भारत में मौजूद नियामक फ्रेमवर्क। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA-2 यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी इसने निवेशकों की सुरक्षा के लिए विनियमित वित्तीय संस्थाओं और अपंजीकृत इन्फ्लुएंसर्स के बीच साझेदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। Would you like me to extract more pages from this document for you? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ACI इसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इन्फ्लुएंसर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सशुल्क प्रचार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसने इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर हस्तियों को नैतिक और पारदर्शी प्रचार प्रथाओं का पालन करने में मदद करने हेतु एंडोर्समेंट्स नो हाउ प्रकाशित किया गया है। इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल IIGC इसे उद्योग जगत के नेताओं द्वारा शुरू किया गया है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए एक स्व-विनियामक निकाय है, जिसमें मेटा और गूगल जैसी प्रमुख कंपनियों के सदस्य शामिल हैं। इसने हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक रूप से अनुकूल कंटेंट क्रिएशन सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता और साप्ताहिक इन्फ्लुएंसर रेटिंग शुरू की है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए मानकों की संहिता। पेड पार्टनरशिप। इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ब्रांड के साथ अपनी साझेदारी को स्पष्ट रूप से प्रकट करना होगा। AI इन्फ्लुएंसर्स। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे मानव नहीं हैं। ब्रांड रिलेशन। इन्फ्लुएंसर्स केवल उन्हीं उत्पादों का समर्थन कर सकते हैं जिनसे वे वास्तव में सहमत हों। एक साथ प्रतिस्पर्धी ब्रांडों का भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। डिस्क्लेमर। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड की ईमानदारी से आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन ये सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ करनी होगी। बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट। कंटेंट का बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और उपयुक्त होना अनिवार्य है। शिकायत हेतु फोरम। IIGC के तहत उपभोक्ता शिकायत फोरम की स्थापना करनी होगी। आगे की राह। एंडोर्समेंट संबंधी स्पष्ट नियम। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को एंडोर्समेंट्स नो हाउ जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके तहत विज्ञापन, प्रायोजित या सशुल्क प्रचार जैसे स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है। मीडिया साक्षरता। युवाओं को ऑनलाइन कंटेंट का सोच समझकर मूल्यांकन करने और उसमें निहित हेरफेर से बचने में मदद करने के लिए मीडिया संबंधी साक्षरता को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। लोकप्रियता से अधिक विश्वसनीयता को प्राथमिकता देना। ब्रांडों को इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स की संख्या से आगे बढ़कर सोचना होगा। उन्हें इन्फ्लुएंसर्स की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विषय वस्तु में विशेषज्ञता और दर्शकों के साथ विश्वसनीयता का आकलन करना चाहिए। जिम्मेदार कंटेंट क्रिएशन। इन्फ्लुएंसर्स द्वारा जानकारी देने वाला और शिक्षित करने वाला कंटेंट बनाया जाना चाहिए, जो दर्शकों की बुद्धिमत्ता को बढ़ाए, उन्हें शिक्षित करे और उनका सम्मान करे। अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सार्वजनिक हस्तियों की एक नई श्रेणी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के उदय को बढ़ावा दिया है। इन डिजिटल क्रिएटर्स के पास सार्वजनिक राय को आकार देने, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने तथा फैशन, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में लोगों के खरीद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति है। उपयुक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. समाज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द। 2. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विनियमन के लिए मार्गदर्शक नैतिक सरोकार पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द। नोट।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अगस्त 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 9.2 देखें। Would you like me to extract more pages from this document for you? 9.2 बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम, एथिकल डिमेंशंस ऑफ बॉडी शेमिंग। परिचय। बॉडी शेमिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, आकार, रूप या उसकी चाल ढाल के आधार पर उसकी आलोचना या उपहास करना। यह किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी इसका शिकार बन सकता है। जैसे जैसे शारीरिकता और सुंदरता का तेजी से व्यावसायीकरण हो रहा है, वैसे वैसे मार्केटिंग में अक्सर बॉडी इमेज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए एक ब्यूटी ब्रांड ने पतले ग्राहकों को छूट दी, जिसमें शरीर के आकार को पुरस्कृत करने से जुड़े नैतिक मुद्दे सामने आए। इस तरह की रणनीति लाभदायक लग सकती है, लेकिन यह गरिमा, समानता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में। बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सुंदरता के अव्यवहारिक मानक। बॉलीवुड फिल्मों और फैशन इंडस्ट्री के विज्ञापनों सहित लोकप्रिय संस्कृति गोरा रंग और पतले शरीर जैसे सुंदरता के संकीर्ण आदर्शों को बढ़ावा देती है। यह बात अच्छी तरह से दर्ज की गई है कि जब लोग शरीर के इन आदर्श मानकों से मेल खाने की कोशिश करते हैं तो यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन मानकों को हासिल करने के लिए लोग अक्सर अस्वस्थ व्यवहार अपनाते हैं, जैसे अनावश्यक डाइटिंग, वजन घटाने के लिए हानिकारक तरीके अपनाना या भोजन संबंधी विकारों का शिकार होना आदि। मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव। इंस्टाग्राम और रील्स जैसे प्लेटफॉर्म अक्सर फिल्टर्स और एडिटेड इमेज के माध्यम से अव्यवहारिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उन्हें परफेक्ट दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए ऑनलाइन वजन घटाने की सलाह से प्रभावित होकर केरल की एक 18 वर्षीय लड़की उपवास गतिविधियों में शामिल हो गई। वह वाटर फास्टिंग कर रही थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सांस्कृतिक और पारिवारिक पूर्वाग्रह। महिलाओं को अक्सर उनके रंग रूप के आधार पर महत्व दिया जाता है, जबकि पुरुषों की मस्कुलर या लंबे कद वाले होने के आधार पर प्रशंसा की जाती है। कई भारतीय घरों में लड़कियों को शादी के अच्छे रिश्ते के लिए वजन कम करने या गोरा होने का सुझाव दिया जाता है। काले रंग या अधिक वजन को आकर्षक नहीं समझा जाता, जो कि पूरी तरह गलत एवं भेदभावपूर्ण है। साथियों और सामाजिक स्थिति का दबाव। कई बार स्कूल में बच्चों के बीच मस्ती और कॉलेज में चुटकुले किसी के शारीरिक रूप पर भी आधारित होते हैं। इस तरह के मजाक और बॉडी शेमिंग से ये संदेश जाता है कि किसी का रूप ही उसकी असली पहचान है। यह बचपन से ही ये सोच सामान्य बना देता है कि किसी के रूप, रंग या आकार के आधार पर उसे आंका जाए। बॉडी पॉजिटिविटी से संबंधित शिक्षा की कमी इसका मुख्य कारण है। नैतिक फ्रेमवर्क और उदाहरण। कांट का नैतिक सिद्धांत। अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके शरीर या रूप के आधार पर आंकते हैं और उसे एक उत्पाद या मनोरंजन का साधन मानते हैं, तो ये उसकी मानवीय गरिमा एवं आत्ममूल्य का अपमान है। यह उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक उपयोग की वस्तु बना देता है, जो कि नैतिक रूप से गलत है। उपयोगितावाद। ऐसे प्रचार या व्यवहार से भले ही थोड़े समय के लिए व्यापार को फायदा हो, लेकिन वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, रूढ़ियों और भेदभाव के माध्यम से दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसे नैतिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सद्गुण आधारित नैतिकता। एक अच्छे समाज में करुणा, समावेश और सम्मान जैसे गुण होने चाहिए। यदि हम लोगों को केवल सुंदरता या शरीर के आधार पर पुरस्कृत करते हैं या उन्हें आंकते हैं, तो इससे घमंड, अहंकार और दूसरों को छोटा समझने की भावना पैदा होती है, जो कि नैतिक रूप से दोषपूर्ण है। निष्पक्षता के रूप में न्याय, रोल्स। इन प्रथाओं की असल चुनौती यह है कि ये निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यदि कोई व्यक्ति ये न जानता हो कि उसका शरीर किस प्रकार का है, तो वह कभी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जो शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव करती हो। इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रणाली समानता और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करती है। Would you like me to extract more pages from this document for you? शामिल प्रमुख हितधारक। हितधारक। भूमिका, हित। समाज, समानुभूति दिखाना, समावेशिता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स। नैतिक जिम्मेदारी निभाना, अवास्तविक सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देने से बचना, समावेशी संदेशों को अपनाना। व्यवसाय/मार्केटिंग। नैतिकता पर विज्ञापन करना, ग्राहक का विश्वास बनाए रखना और अल्पकालिक लाभ की बजाय ब्रांड की दीर्घकालिक छवि पर ध्यान देना। स्वास्थ्य पेशेवर। बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं, ईटिंग डिसऑर्डर और मानसिक तनाव की स्थिति में सहायता देना। सरकार। हानिकारक कंटेंट को विनियमित करना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और विज्ञापन के नैतिक मानकों को लागू करना। आगे की राह। मजबूत विनियमन।
ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को लागू करना जो शरीर आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में बॉडी पॉजिटिविटी आधारित शिक्षा को शामिल करना चाहिए। मीडिया साक्षरता, लोगों को अव्यवहारिक सौंदर्य मानकों को पहचानने और उन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे अभियानों का समर्थन करना चाहिए जो वास्तविक विविध शारीरिक संरचनाओं का सम्मान करते हैं। उदाहरण, डव के कैंपेन फॉर रियल ब्यूटी ने सभी उम्र, रंग और शारीरिक आकार की महिलाओं को प्रदर्शित करके रूढ़ियों को तोड़ा है। नैतिक मार्केटिंग, कंपनियों को समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसे कंटेंट से बचना चाहिए जो शारीरिक बनावट को शर्मिंदा करते हों। मानसिक स्वास्थ्य और संवाद, बॉडी शेमिंग से प्रभावित लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। माता पिता की भूमिका, बॉडी पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दें। बच्चों की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने से बचें। उनके अद्वितीय गुणों की सराहना करें। हर तरह के शरीर के प्रति सम्मान सिखाएं। स्कूलों की भूमिका, स्कूल बच्चों में स्वस्थ आत्मविश्वास बनाने के लिए बॉडी इमेज आधारित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, बॉडी शेमिंग को समाप्त करना एक साझा जिम्मेदारी है। इसलिए मीडिया, संस्थाओं और हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा ताकि दिखावे पर ध्यान देने की जगह स्वीकृति को बढ़ावा दिया जा सके। सच्ची प्रगति तभी होगी जब हम लोगों को उनके स्वभाव और अच्छे गुणों से पहचानें, न कि उनके रंग, आकार या शरीर से। अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए। थाईलैंड के एक कैफे ने पतले ग्राहकों को संकरी सलाखों से गुजरने पर छूट दी, जिससे बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देने के लिए उसकी आलोचना हुई। भारत में जहां सौंदर्य मानक पहले से ही गोरे, पतले या मस्कुलर शरीरों के पक्ष में हैं, ऐसी प्रवृत्तियां समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों को और गहरा कर सकती हैं। मीडिया और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आदर्श रूप रंगों को बढ़ावा देने के साथ बॉडी इमेज अब एक व्यावसायिक साधन बन गया है, जिससे युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए गंभीर नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं। Would you like me to extract more pages from this document for you? आप एक राष्ट्रीय नियामक निकाय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसे एक भारतीय कैफे चेन से उपयुक्त के समान फिट टू सेव प्रचार अभियान चलाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। आपको चिंता है कि ऐसी प्रथाएं शरीर आधारित भेदभाव को आम बना सकती हैं और एक हानिकारक मिसाल कायम कर सकती हैं। उपयुक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। इस मामले में सबसे प्रमुख नैतिक मुद्दा शरीर के आधार पर भेदभाव का है। किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक आकार या बनावट के आधार पर छूट देना समानता और गरिमा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह मानव गरिमा का उल्लंघन करता है, क्योंकि व्यक्ति को उसकी संपूर्ण पहचान के बजाय केवल उसके शरीर तक सीमित कर देता है। दूसरा मुद्दा सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना है। भारतीय समाज में पहले से ही गोरे, पतले या मस्कुलर शरीर को आदर्श मानने की प्रवृत्ति है। ऐसा अभियान इन रूढ़ियों को और मजबूत कर सकता है, जिससे मोटे या अलग शारीरिक बनावट वाले लोगों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तीसरा मुद्दा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। ऐसे प्रचार युवाओं और विशेषकर महिलाओं में बॉडी इमेज संबंधी चिंता, अवसाद, ईटिंग डिसऑर्डर और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। चौथा मुद्दा व्यावसायिक नैतिकता का है। अल्पकालिक लाभ के लिए असंवेदनशील मार्केटिंग करना सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के खिलाफ है। व्यवसाय का दायित्व केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायी रहना भी है। पांचवां मुद्दा संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है। समानता, गरिमा और गैर भेदभाव जैसे मूल्य भारतीय संविधान की आधारशिला हैं। ऐसा अभियान इन मूल्यों के विपरीत संदेश देता है। 2. सुझाव दीजिए कि एक नियामक प्राधिकरण के रूप में आप किन कार्यवाहियों की सिफारिश करेंगे। सबसे पहले, इस अभियान को स्वीकृति न देने की सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि यह शरीर आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है। दूसरे, स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार में शारीरिक बनावट के आधार पर छूट, पुरस्कार या विशेष लाभ नहीं दिए जा सकते। तीसरे, विज्ञापन मानकों को सख्ती से लागू किया जाए और उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो, ताकि भविष्य में ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगे। चौथे, व्यवसायों को समावेशी और बॉडी पॉजिटिव अभियानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो विविध शरीर संरचनाओं का सम्मान करें। पांचवें, जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं जो ये संदेश दें कि व्यक्ति का मूल्य उसकी क्षमताओं, व्यक्तित्व और चरित्र से तय होता है, न कि उसके शरीर के आकार से।
अंततः नियामक संस्था को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यावसायिक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहे, ताकि बाजार की गतिविधियां मानव गरिमा और समानता के मूल्यों के अनुरूप हों। Would you like me to extract more pages from this document for you? मध्यकालीन भारत। मुगल और अन्य क्षेत्रीय साम्राज्यों के शासन में इस्लामी कानून शरिया के तहत विद्रोह, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड प्रचलित था। वहीं हिंदू समाजों ने मनुस्मृति आधारित परंपरागत मान्यताओं का पालन जारी रखा, जिनमें स्थानीय रिवाजों के अनुसार दंडों में भिन्नता पाई जाती थी। आधुनिक भारत। औपनिवेशिक काल। अंग्रेजों ने 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत मृत्युदंड को औपचारिक रूप दिया। यह सजा हत्या, राजद्रोह और हत्या के साथ डकैती जैसे अपराधों के लिए निर्धारित की गई थी। इस प्रकार फांसी सार्वजनिक स्थानों के बजाय जेलों में दी जाने लगी। स्वतंत्रता के बाद आईपीसी के तहत मृत्युदंड की सजा जारी रही, मुख्य रूप से जघन्य अपराधों के लिए। हालांकि अनुच्छेद 21 के तहत संविधान इसके लिए विधि की समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क। निवारक उपाय। उपयोगितावाद, परिणामवादी नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर कुछ विचारकों का तर्क है कि मृत्युदंड गंभीर अपराधों को रोकता है। इससे समाज में भय बना रहता है और भविष्य में होने वाले अपराधों में भी कमी आती है। प्रतिशोधात्मक न्याय। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधियों को उनके अपराध के अनुपात में सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए अक्सर आंख के बदले आंख के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है। आपराधिक पुनरावृत्ति की रोकथाम। मृत्युदंड के कुछ समर्थक तर्क देते हैं कि जिन्हें फांसी दी जाती है वे आगे अपराध नहीं कर सकते। मानसिक शांति और संतुष्टि। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पीड़ितों के परिवारों के लिए मानसिक शांति प्रदान करता है। सार्वजनिक वित्त पर बोझ। उच्च जोखिम वाले हिंसक अपराधियों को सुरक्षा के साथ जेलों में रखना सरकार के लिए महंगा साबित होता है। मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क। मानवाधिकारों का उल्लंघन। कांत की कर्तव्यमूलक नैतिकता डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के अनुसार कुछ कृत्य, जैसे किसी का जीवन लेना, नैतिक रूप से गलत होते हैं, भले ही उनके परिणाम अच्छे क्यों न हों। ठीक न की जा सकने वाली त्रुटि की संभावना का जोखिम। न्याय व्यवस्था कभी भी पूरी तरह से गलतियों से मुक्त नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है तो इसे पलटा नहीं जा सकता। यदि बाद में यह साबित हो जाए कि व्यक्ति निर्दोष था, तो यह एक ऐसी सजा है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अपराध निवारण और विकल्पों की कमी। इस बात का बहुत कम प्रमाण है कि मृत्युदंड अपराधों को रोकता है। आजीवन कारावास भी अधिक प्रभावी हो सकता है। कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि मृत्युदंड का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत में मृत्युदंड। कानूनी प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता आतंकवाद, लोक सेवकों की हत्या, बलात्कार जैसे हिंसक और जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करती है। न्यायिक सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 मामले में दुर्लभ से दुर्लभतम रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत दिया और कहा कि मृत्युदंड उन अपराधों के लिए होना चाहिए जो इतने जघन्य हों कि वे समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दें। Would you like me to extract more pages from this document for you? मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। इसके तहत न्यायालय द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए थे ताकि यह आकलन किया जा सके कि वास्तव में दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के अंतर्गत कौन से अपराध आ सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति। एक बार जब अपील की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और उच्चतर न्यायालयों ने प्रतिवादी दोषी के लिए मृत्युदंड की पुष्टि कर दी हो, तो प्रतिवादी राज्य या राष्ट्रीय कार्यपालिका को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान स्थिति। भारत में 500 से अधिक लोग मृत्युदंड की सजा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा अब दुर्लभ हो गई है। कोर्ट ने अधिकतर मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया है, जो सजा दृष्टिकोण को दर्शाता है। आखिरी बार वर्ष 2020 में निर्भया केस के दोषियों को फांसी दी गई थी। आगे की राह। संतुलन की आवश्यकता। मृत्युदंड पर बहस में आरोपी के अधिकारों, पीड़ितों के हितों और समाज की न्याय व निवारण की आवश्यकता को संतुलित करना जरूरी है। केवल प्रतिशोध को प्राथमिकता देने से न्याय के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलू की उपेक्षा हो सकती है। विधि आयोग की सिफारिश।
262वीं विधि आयोग की रिपोर्ट 2015 ने आतंकवाद और संबंधित अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र ICCPR के अनुच्छेद 6 केवल सबसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की अनुमति देता है और इसे समाप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार संगठन ये सिफारिश करते हैं कि न्याय व्यवस्था को पीड़ित केंद्रित बनाया जाए और पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर जोर दिया जाए। निष्कर्ष। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र UNDHR को अपनाने के बाद से दुनिया भर में मृत्युदंड के खिलाफ एक बड़ा रुझान देखा गया है। इसके बावजूद कई देशों में मृत्युदंड अभी भी लागू है। न्याय और जीवन के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मानवीय और साक्ष्य आधारित विकल्पों की आवश्यकता होती है। अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए। रवि एक 28 वर्षीय व्यक्ति है जिसे एक हाई प्रोफाइल मामले में एक पुलिस अधिकारी की पूर्व नियोजित और क्रूर हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसे मीडिया में व्यापक कवरेज मिला है। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय न्याय संहिता में प्रावधानों के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मृत व्यक्ति का परिवार फांसी के माध्यम से न्याय और मामले का निपटारा मांग रहा है, जबकि कई मानवाधिकार संगठन सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति और मृत्युदंड के उन्मूलन की ओर वैश्विक रुझान का हवाला दिया गया है। रवि मुकदमे और अपील की प्रक्रिया के दौरान पहले ही 3 साल कारावास में व्यतीत कर चुका है और उसका मानसिक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से बिगड़ गया है। उसके वकील का तर्क है कि सजा उसके जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। आप विधि और न्याय मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें सरकार को ये सलाह देने का काम सौंपा गया है कि सजा को बरकरार रखा जाए या दया की सिफारिश की जाए। Would you like me to extract more pages from this document for you? उपयुक्त केस स्टडी के आधार पर एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। 1. इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए। इस मामले में प्रमुख नैतिक दुविधा जीवन के अधिकार और न्याय की मांग के बीच है। एक ओर आरोपी का अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का मौलिक अधिकार है, दूसरी ओर पीड़ित के परिवार की न्याय और प्रतिशोध की अपेक्षा है। दूसरी दुविधा न्याय के उद्देश्य को लेकर है। क्या दंड का उद्देश्य प्रतिशोध है या सुधार? यदि मृत्युदंड दिया जाता है तो ये प्रतिशोधात्मक न्याय को प्राथमिकता देता है, जबकि आजीवन कारावास सुधारात्मक दृष्टिकोण को स्थान देता है। तीसरी दुविधा सार्वजनिक भावना बनाम संवैधानिक नैतिकता की है। हाई प्रोफाइल मामले में जनमत कठोर सजा की मांग कर सकता है, परंतु निर्णय संविधान और विधि के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। चौथी दुविधा सजा की अपरिवर्तनीयता से जुड़ी है। यदि बाद में कोई न्यायिक त्रुटि सामने आती है तो मृत्युदंड को सुधारा नहीं जा सकता। 2. इस परिप्रेक्ष्य में मृत्युदंड से संबंधित प्रतिस्पर्धी मूल्य और नैतिक दृष्टियां, जैसे उपयोगितावाद बनाम कर्तव्यमूलक नैतिकता, पर चर्चा कीजिए। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि मृत्युदंड से समाज में भय उत्पन्न होता है और अपराध कम होते हैं तो यह व्यापक सामाजिक हित में उचित माना जा सकता है। यह दृष्टिकोण परिणाम पर आधारित है। इसके विपरीत कर्तव्यमूलक नैतिकता के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन लेना स्वभावतः गलत है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कांत के अनुसार व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं, अतः उसे केवल उदाहरण स्थापित करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार दृष्टिकोण जीवन के अधिकार को सर्वोच्च मानता है और मृत्युदंड को अमानवीय व क्रूर दंड के रूप में देखता है। 3. इस मामले में प्रमुख हितधारक कौन कौन हैं? संक्षेप में उनके दृष्टिकोण और नैतिक चिंताओं की रूपरेखा तैयार कीजिए। आरोपी रवि - जीवन और गरिमा के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, निष्पक्ष सुनवाई की अपेक्षा। पीड़ित का परिवार - न्याय, संतोष, सामाजिक संदेश की अपराध का कठोर दंड मिलेगा। राज्य और सरकार - कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक विश्वास, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। न्यायपालिका - दुर्लभ से दुर्लभतम, सिद्धांत का पालन, निष्पक्ष और तर्कसंगत निर्णय। मानवाधिकार संगठन - मृत्युदंड के उन्मूलन, सुधारात्मक न्याय, अपरिवर्तनीय त्रुटि से बचाव। समाज - सुरक्षा की भावना, न्याय की निष्पक्षता और कानून के समक्ष समानता। 4. यदि आप अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होते तो आपकी सिफारिश क्या होती और क्यों? मैं सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने और दया की सिफारिश करने का सुझाव देता। कारण यह है कि मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है, जबकि आजीवन कारावास समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और न्यायिक त्रुटि की संभावना को कम करता है। संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा की रक्षा करता है। दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत का प्रयोग अत्यंत सावधानी से होना चाहिए।
यदि सुधार की संभावना या मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर गिरावट है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाना उचित है। 5. मृत्युदंड का सहारा लिए बिना न्याय और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक उपाय सुझाइए। आजीवन कारावास बिना पैरोल का विकल्प अपनाया जा सकता है। पीड़ित परिवार के लिए पुनर्वास और क्षतिपूर्ति तंत्र को सशक्त किया जाए। त्वरित और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए। जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए ताकि अपराधियों के सुधार की संभावना बनी रहे। गंभीर अपराधों के लिए सख्त लेकिन मानवीय दंड व्यवस्था विकसित की जाए जिससे समाज को सुरक्षा का भरोसा मिले और संविधान के मूल्यों की रक्षा भी हो सके। Would you like me to extract more pages from this document? 10. सुर्खियों में रही योजनाएं, स्कीम्स इन न्यूज। 10.1 PM श्री स्कूल और PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री स्कूल्स, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में कुछ राज्यों ने PM श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन का विरोध किया है। उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को PM श्री स्कूलों के रूप में विकसित करना। 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल से युक्त, सक्षम और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण करना व उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। विशेषताएं: संबंधित मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना। लाभार्थी: इस योजना से 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। अवधि: 5 वर्ष 2022-23 से 2026-27। स्कूलों के चयन की विधि: एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों द्वारा स्व आवेदन के साथ पारदर्शी चैलेंज मोड के जरिए। कार्यान्वयन रणनीति: इसे समग्र शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति NVS की मौजूदा प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। PM श्री PM SHRI स्कूलों की चयन प्रक्रिया: निर्धारित समय सीमा के भीतर 3 चरणीय प्रक्रिया। चरण 1: समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर करते हैं जिनमें PM श्री स्कूलों के रूप में उन्नयन के लिए सहमति और सहयोग की प्रतिबद्धता शामिल होती है। चरण 2: पात्रता पूल UDISE जोड़ डेटा के आधार पर निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले पात्र स्कूलों की एक सूची तैयार की जाती है। चरण 3: चुनौती विधि चयन चुनौती विधि पर आधारित होता है जिसमें स्कूलों को कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा: NEP 2020 के अनुरूप अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा शास्त्र पेडागोजी को अपनाना। वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाला क्षमता आधारित आकलन। ग्रीन स्कूल: सौर पैनल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त पहल जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को शामिल करना। उन्नत अवसंरचना: स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, व्यावसायिक वोकेशनल प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान और विज्ञान संबंधी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, जेंडर फ्रेंडली शौचालय और बाहरी खेल सामग्री सहित अलग अलग आयु समूहों के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं सुविधाएं। कौशल विकास: व्यावसायिक या पेशेवर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों को शामिल करना। स्थानीय उद्योगों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग करना। Would you like me to extract more pages from this document for you? 11. सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज। भारत, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की। बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को भौगोलिक संकेतक OGI टैग प्रदान किया गया। बिहार, बोधगया में बौद्ध मठों ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात, सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना ETS ने प्रदूषण को 20-30% तक कम किया है। यह पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार है। झारखंड, महुआडांड भेड़िया अभयारण्य सदियों में साल वन से दूर रहने की आदिवासी सरना आस्था की प्रथा के कारण सुर्खियों में रहा। तेलंगाना, तेलंगाना अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली। पन्ना जिले में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते स्थानांतरित किए गए हैं। केरल, MSC कंपनी ने भारत के पहले दीर्घकालिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजनहम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन पर जहाज भेजा। तमिलनाडु,
कलपक्कम में स्थित भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 500 MWE 2026 तक चालू हो जाएगा। विश्व। स्लोवाकिया। भारत के राष्ट्रपति ने स्लोवाकिया का दौरा किया। बंकर द्वीप समूह, बंदर अब्बास। हाल ही में इस सामरिक राज्य द्वीप समूह पर सोलियम परमाणु रॉकेट ईंधन का परीक्षण हुआ। बलोचिस्तान मरुस्थल, पाकिस्तान। सिंधु नदी बाढ़ परियोजना के तहत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान मरुस्थल में नई परियोजनाओं पर रोक लगाई है। अरब सागर क्षेत्र। शोध से पता चला है कि अरब सागर के कुछ भागों के तट पर बढ़ते डेड जोन का खतरा है। आइसलैंड। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में वॉटन्यूकेटल ग्लेशियर का दौरा किया। ताइवान जल संधि। चीन ने स्ट्रेट थंडर 2025A नामक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया। टाइफून यागी। दक्षिण चीन सागर। चीन ने फिलीपींस के अपतटीय शिपिंग क्षेत्र पग आसा द्वीप के पास विकसित कृत्रिम रीफ पर कब्जा किया। टोंगा। टोंगा के ज्वालामुखी 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। पुर्तगाल। भारत की राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के साथ आधिकारिक यात्रा की। कोस्टा रिका। संयुक्त कोस्टा रिका के पासवान प्रायद्वीप में भूस्खलन हुआ। मैक्सिको। इगुआनास में भारत के नाम से विश्वस्तरीय कॉरिडोर को अपना आधिकारिक नाम दिया। ब्राजील। 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तुर्की, एजियन। तुर्की ने रूसी सेवा और संयुक्त सैन्य अभ्यास RSF के तहत नए रडार बेस की स्थापना की। लेसोथो। संयुक्त राष्ट्र अफ्रीका का लेसोथो देश अब 50% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। सऊदी अरब। अरब पेनिनसुला सांस्कृतिक परिषद SPC की बैठक की मेजबानी की। मलेशिया। मलेशिया के सुंदर वर्षावनों में राज्य के मुख्य द्वार के पास एक नया पर्यावरण पार्क खोला गया। Would you like me to extract more pages from this document for you? 12. सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज इन न्यूज। जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में। प्रधानमंत्री ने बसव जयंती के अवसर पर जगतगुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगतगुरु बसवेश्वर के बारे में। वे 12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति उपदेशक थे। उनका जन्म 1131 में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे लिंगायत परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने वचन नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। सामाजिक योगदान। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया था और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात की थी। आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया था। प्रमुख मान्यताएं: कायाक, कर्म ही पूजा है, दासोह, धन का समान वितरण आदि। नैतिक मूल्य: समतावाद और श्रमिक वर्ग की गरिमा। उन्होंने अपने समय के पद और संपत्ति के पदानुक्रम पर आधारित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाली कविताएं लिखीं। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा पर बल दिया और उसके अधिकारों को मान्यता दिए जाने की मांग उठाई। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630-1680 के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि 3 अप्रैल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ था। शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी का जन्म 1630 में पुणा के शिवनेर किले में हुआ था। वे पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे राज्याभिषेक युग कहा जाता है। उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। उन्होंने 1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना बल की स्थापना की थी। साथ ही पश्चिमी तटरेखा पर कई किलेबंद नौसैनिक अड्डे बनवाए थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित की थी और 1659 में अफजल खान को पराजित किया था। नैतिक मूल्य: जीवन मूल्य और सत्यनिष्ठा। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों का पालन किया, प्रशासनिक दक्षता और सैन्य रणनीति की कुशलता पर जोर दिया। धार्मिक सहिष्णुता और शासन संबंधी सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एक सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित किया। Would you like me to extract more pages from this document for you? महात्मा ज्योतिराव फुले 1827189 के बारे में। 11 अप्रैल को देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। ज्योतिराव फुले के बारे में। जन्म: उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया।
11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। सामाजिक योगदान। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की रोकथाम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सावित्रीबाई की मदद से 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिड़े के घर पर पहला बालिका स्कूल शुरू किया। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, सत्य के साधकों का समाज की स्थापना की। पुस्तकें: गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि। नैतिक मूल्य, तर्कवाद और सामाजिक न्याय। फुले ने अपनी रचनाओं जैसे गुलामगिरी के जरिए भारतीय अतीत की पुनर्व्याख्या की। साथ ही उन्होंने भारतीय इतिहास, विशेष रूप से इसकी जाति आधारित व्यवस्था की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया और लड़कियों तथा दलित वर्ग के बच्चों के लिए कई स्कूल शुरू किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888195 के बारे में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी पुण्यतिथि 17 अप्रैल पर याद किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। वे इसमें दृढ़ विश्वास रखते थे कि शिक्षा समाज को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनकी जयंती 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। मुख्य योगदान। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति 1952-1962 और फिर राष्ट्रपति 1962-1967 के रूप में कार्य किया था। साहित्यिक कृतियां: द प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धर्मपद आदि। पुरस्कार और मान्यता: नाइटहुड 1931 और भारत रत्न 1954। नैतिक मूल्य, नेतृत्व क्षमता और विद्वता। उन्होंने पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिकों के विचारों को भारतीय चिंतन में शामिल किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित किया। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शैक्षिक चिंतन और शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की 1948-49 की रिपोर्ट उनका सबसे प्रमुख योगदान है। Would you like me to extract more pages from this document for you?